स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल। सो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे दैट इज़ द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, मॉडर्न मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्यूल, वो 14 प्रिंसिपल्स के रिगार्डिंग जो डिस्कशन था आज उसका लास्ट पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। मतलब जो 14 प्रिंसिपल्स थे इसमें से हम 10 प्रिंसिपल्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जहाँ पर हमने हर एक प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर जो प्रिंसिपल्स ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट से रिलेटेड है 5 प्रिंसिपल को डिस्कस करा। आज की वीडियो में जो रिमेनिंग हमारे हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जो हमने 10 प्रिंसिपल डिस्कस कर लिए हैं उसके आगे जो प्रिंसिपल हैं हम उनको देखेंगे, और उसमें सबसे पहले हम जो प्रिंसिपल डिस्कस कर रहे हैं दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। और ये बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट, बिकॉज इसका भी एग्जाम्पल मैंने आपको सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वाली वीडियो के अंदर दिया था। तो जिस स्टूडेंट ने देखी है सो उनको आइडिया मिल जाएगा कि इक्वालिटी प्रिंसिपल जनरली क्या है या इक्विटी प्रिंसिपल किससे कंसर्न है। ऐसे नाम से ही पता चला इक्वालिटी का मतलब आपने जनरली क्या करना है, जो भी एम्प्लॉयर है उनको अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत इक्वली ट्रीट करना है। मतलब किसी भी तरीके की पार्शियलिटी एम्प्लॉयज़ के साथ नहीं होनी चाहिए। ऐसे बहुत जगह देखा जाता है ना कि एम्प्लॉयर कुछ एम्प्लॉयज़ के साथ काफ़ी बाइस्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा पार्शियल रहते हैं। और पार्शियलिटी किस बेसिस पर करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर या रिलीजन के बेसिस पर, या वी कैन से कास्ट के बेसिस पर एंड सो ऑन। तो ऑर्गेनाइजेशन में जब आप काम कर रहे हो या जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं तो अगर आप उनके साथ बहुत ज़्यादा वी कैन से इंडिफरेंट एटीट्यूड आपका रहेगा या बहुत ज़्यादा पार्शियल रहकर काम करोगे तो वो आपके साथ फुल कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं अच्छे से, हम चैप्टर फर्स्ट से ये बात डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है जहाँ सब लोगों को मिलकर काम करना है। ओके, तो एक्चुअल में क्या है, सब लोग मिलकर जब ही काम कर पाएंगे ना, कि जब आप सबको जनरली क्या करोगे, इक्वल ट्रीट करोगे, तभी लोग आपके साथ अच्छे से जनरली कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, लिंकअप कर पाएंगे। तो उसके लिए बताया कि इक्वालिटी हो जहाँ आप हर किसी को इक्वल ट्रीटमेंट दो। इक्वल ट्रीटमेंट का मतलब यहाँ पर ये है कि जो बिहेवियर है एम्प्लॉयर का वो सबके साथ सेम होना चाहिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल जहाँ पर लोग काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक्चुअल में क्या है, कोई प्लेटफॉर्म वर्कर कैटेगरी का है तो आप उससे बहुत बैडली बिहेव कर रहे हो, उसको जनरली क्या है उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ आप उड़ा रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर किसी की जनरली जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट में बोल रही हूँ तो आप किसी के सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सबको इक्वल ट्रीट करना है, जो आपका बिहेवियर है वो बहुत इक्वल होना चाहिए। वट एवर द रूल्स एंड रेगुलेशन आर देयर इन दी ऑर्गेनाइजेशन वो सबके लिए इक्वल होने चाहिए एंड ईच एंड एवरीवन हैव टू स्ट्रिक्टली ओबे दैट। सबको उसको स्ट्रिक्टली ओबे करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई जनरली क्या है जो सिर्फ वो रूल बनाए गए हैं लोअर लेवल के लिए, बाकी मिडिल एंड और जो टॉप वाले वो उसको क्या कर रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर ऑर्गेनाइजेशन में ये रूल है कि जितने भी एम्प्लॉई हैं, जितने भी काम करने वाले लोग हैं, उन्हें क्या है 9:50 पर कंपनी के अंदर लॉग इन करना ही करना है, तो ये रूल सबके लिए होना चाहिए। अगर 9:50 के बाद कोई आएगा तो उसकी लीव मानी जाएगी। तो एक्चुअल में ये रूल हर किसी के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी के साथ जनरली क्या हो पार्शल हो रहे हो, आपने किसी को लीनियंट आप कंसीडर कर रहे हो, लीनियंसी के साथ आप काम कर रहे हो कि अगर कोई जनरली क्या 9:50 के अलावा 11 बजे आ रहा है विदाउट एनी जेन्युइन रीजन। हाँ, इफ देयर इज अ जेन्युइन रीजन देन इट इज एक्सेप्टेबल, बट विदाउट एनी जेन्युइन रीजन और रेगुलर ऐसा है और आप उससे कुछ बोल भी नहीं रहे आप, क्योंकि हो सकता है वो कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयर है, सॉरी जो बॉस है उसका रिलेशन में हो, उसका रिलेटिव, तो नेपोटिज्म फॉलो हो रहा है कि जो आपका जानकार है, ठीक है, जो आपके रिलेशन में है, आप उसके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन जनरली स्ट्रिक्ट फॉर्म में इम्पोज नहीं कर रहे, तो इससे बाकी लोग भी उसको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देंगे ना, ये ऑपोज करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसीलिए कहा गया कि इक्वालिटी का होना ज़रूरी है, जहाँ आप सबको इक्वल ट्रीटमेंट दो, इक्वली ट्रीट करो, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी बेसिस पर। हालांकि इक्वालिटी से बिल्कुल हमें मिसअंडरस्टूड नहीं करना है ये कि इक्वालिटी का मतलब कि हम सबको एक समान मानने से ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हम सबको जो सैलरी है वो इक्वल देना शुरू कर दें, जो इंसेंटिव्स है वो सबको बराबर देना शुरू कर दें। नहीं, इक्वालिटी का मतलब जो बिहेवियर है एम्प्लॉयर का, सुपीरियर का अपने सबऑर्डिनेट के साथ, वो बिल्कुल फेयर होना चाहिए, वो बिल्कुल वी कैन से इवन होना चाहिए। इसके अलावा जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सबके लिए क्या होने चाहिए, इक्वल फॉर्म में हमें इम्प्लीमेंट करने हैं, वो सबको फॉलो करना क्या हो, सब उसको फॉलो करें, ऐसा जनरली स्ट्रिक्ट प्रोविजंस होने चाहिए रूल के रिगार्डिंग। द
दिस इज ऑल अबाउट इक्विटी, ओके, या इक्वालिटी। तो क्या कह रहा है ये मॉडर्न मैनेजमेंट प्रिंसिपल के कोर वैल्यूज जो हैं, मेन वैल्यूज जो है ऑर्गेनाइजेशन की, उनको जनरली क्या कर रहा है, हाईलाइट कर रहा है। और उसके अकॉर्डिंग हेनरी फ्यूल ने किस चीज़ पर बात कही कि एम्प्लॉयज़ को क्या करना चाहिए, मस्ट, शुड नहीं, मस्ट बी ट्रीटेड काइंडली एंड इक्वली, काइंडनेस के साथ और इक्वालिटी के साथ हमें ट्रीट करना है। और इक्वलिटी का मतलब ये भी है कि हम ये देखें कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम करने वाले लोगों को जो काम दिया है, वेदर दे आर फिट फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब और नॉट, क्या वो उस जॉब के हिसाब से परफेक्ट है या नहीं है। कि ऐसा तो नहीं है कि जो बॉस का रिलेशन में है, जो उसका जानने वाला है, हालांकि वो बहुत ज़्यादा इनकॉम्पिटेंट है किसी एक जॉब के लिए, लेकिन फिर भी उसको जॉब दे दी, हालांकि वो डिजर्व नहीं करता उस पर्टिकुलर जॉब को, क्योंकि वो आपके रिलेशन में है, आपका जानकार है, तो आपने क्या करा, उसको एक अच्छी पोस्ट या अच्छा स्टेटस ऑफ जॉब आपने दे दिया। और जो डिजर्व करता है कैंडिडेट, आपने उसको क्या करा, लोअर लेवल ऑफ काम दे दिया, ये उसकी काबिलियत से कमतर आपने उसको काम दे दिया। तो यही भी तो किसका एग्जाम्पल है कि पार्शियलिटी करी जा रही है। तो अगर आपने किसी काम करने वाले बंदे को उसकी सही जगह के हिसाब से या उसके सही पोजीशन या उसकी कैपेबिलिटी कैलिबर के अकॉर्डिंग काम नहीं दिया, तो ये भी क्या है, ये इक्वालिटी का वायलेशन है। तो क्या है कि एम्प्लॉयज़ को हम क्या करें, ऑर्गेनाइजेशन में सही जगह या सही जॉब उसको असाइन करें, एलोकेट करें जो वो डिजर्व करता है। मैनेजर्स को क्या करना चाहिए, ये देखना चाहिए कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में इक्वालिटी के प्रोविजंस को बनाया गया है, फॉर्मुलेट करा गया है, क्या उनको फेयरली और इम्पार्शली फॉलो करा जा रहा है या नहीं, उसके लिए मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है। किसको, मैनेजर को, ताकि जो प्रिंसिपल जिस इंटेंशन के साथ बनाया गया है, जिस ऑब्जेक्टिव के साथ बनाया गया है कि अगर हम लोगों को इक्वल ट्रीट करेंगे तो एक जनरली क्या है, हर किसी का एक हमें पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मिलेगा, पॉजिटिवली कोऑपरेट करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के साथ हर हाल के अंदर, क्योंकि आप उनको बिल्कुल एक समान ट्रीट कर रहे हो। ओके, इसके अलावा स्टूडेंट द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल। ओके, यहाँ पर स्टेबिलिटी का मतलब क्या, स्टेबिलिटी का मतलब किसी चीज़ की एक फिक्स पोजीशन से है, तो स्टेबल का मतलब जो एक जगह स्थिर हो जाए, मतलब जो परमानेंट है। टेन्योर का मतलब स्टूडेंट यहाँ है टर्नओवर, क्या है यहाँ पर, टर्नओवर। आप जनरली अकाउंट्स में जब पढ़ोगे जो फाइनेंशियल एनालिसिस और स्टेटमेंट की बुक है, तो जहाँ पर आप रेशियोज़ के बारे में पढ़ोगे तो उसमें टर्नओवर रेशियोज आएंगे, स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो टाइम्स में निकलते हैं। तो टर्नओवर का मतलब कि यहाँ एम्प्लॉय से रिलेटेड टर्नओवर पढ़ रहे हैं कि एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर जो टर्नओवर है एम्प्लॉय से रिलेटेड वो कितना गुना इंक्रीज हो रहा है। और ये टर्नओवर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं एम्प्लॉय से रिगार्डिंग, कि कोई भी एक एम्प्लॉय कितना, मतलब एक साल के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग कितना जनरली रिज़ाइन कर चुके हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले चुके हैं, जॉब छोड़कर जा चुके हैं, इसको रिप्रेजेंट करता है हमारा एम्प्लॉय टर्नओवर। और अगर मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी काम करने वाले लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, बहुत फ्रीक्वेंट बेसिस पर उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जा रहे हैं, अपनी जॉब क्विट करके जा रहे हैं, रिज़ाइन करके जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई एक जेन्युइन रीज़न तो होगा, वरना आज के टाइम में या जनरली क्या है, काम वैसे भी मिलना बहुत मुश्किल है कोई जॉब। और अगर आपके पास जॉब है तो क्यों कोई बंदा अपनी जॉब जनरली क्विट करेगा, कहीं ना कहीं कुछ तो गलत हो रहा होगा ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। हो सकता है उसको अंडरपेड रखा जा रहा हो सकता है उसको एक्सप्लॉइट करा जा रहा हो सकता है उसको उसके कैपेबल या कैलिबर के अकॉर्डिंग, इसीलिए पहले प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी बताया, ओके, उसके कैलिबर के अकॉर्डिंग काम ना मिला हो, सब बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा एम्प्लॉई जो है, काम करने वाला बंदा, वो स्टेबिलिटी के साथ काम करे, वो स्थिरता के साथ काम करे, वो एक परमानेंट वी कैन से बेसिस पर काम करे, जनरली वो लगातार हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ही सर्व करता रहे, किसी और ऑर्गेनाइजेशन में ना जाए। क्योंकि अगर आपका काम करने वाला बंदा, मान लो कोई एक ऐसा पर्सन है जो 3-4 साल आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे वो बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड है, तो उसने ये डिसाइड करा कहीं और उसने इंटरव्यू देना शुरू करे और एक अच्छी कंपनी में, जो कॉम्पिटिंग फर्म है उस कंपनी की जिसमें वो काम कर रहा था, वहाँ से उसको अच्छा ऑफर मिला, तो उसने क्या करा, फॉरेन शिफ्ट कर दिया। तो इससे क्या हो रहा है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन से एक तो काम करने वाला बंदा जा रहा है, दूसरा वो बंदा आपके यहाँ जब 4 साल काम कर रहा है तो आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ उसको कहीं ना कहीं कुछ तो पता रहेंगे और वो आपके कॉम्पिटिटर के लिए बहुत बड़ी एडवांटेज बन सकती है। तो हर लिहाज से नुकसान होता है जब आपका एम्प्लॉय जनरली क्या करता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को क्विट करके जाता है। तो बेसिकली क्या करना है, हमें अपने एम्प्लॉयज़ के टर्नओवर में या एम्प्लॉयज़ का जो कहीं ना कहीं एग्जिट है उसको रोकना है, ठीक है, उनको कम करना है। या सिर्फ इसमें जो जॉब छोड़कर जाने की बात नहीं होती, कोई एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा एब्सेंट रहता है तो ये भी एक कहीं ना कहीं एम्प्लॉय टर्नओवर में कंसीडर करा जाता है कि क्यों एब्सेंट रह रहा है, एब्सेंटिज्म जो है एम्प्लॉय का वो क्यों ज़्यादा है, क्यों एब्सेंट है, क्या वो प्रॉपर वी कैन से हेल्थ इश्यूज़ है उसके साथ, प्रॉपर
अपनी हेल्थ को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, उसकी हेल्थ प्रॉपर नहीं है, फिट नहीं है वो फिजिकली, तो ये जिम्मेदारी ऑर्गेनाइजेशन की है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ की हेल्थ का भी ध्यान रखे। ओके, उसको जनरली कंफर्टेबल वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे, अगर वो कहीं ना कहीं काम करने वाला इतना ही इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो अगर हम हर लिहाज से अपने एम्प्लॉयज़ टर्नओवर को स्टेबल इंश्योर रखना चाहते हैं या उसमें एक परमानेंसी इंश्योर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें उन चीज़ों पर सोचना पड़ेगा, उन चीज़ों पर गौर करना पड़ेगा जिसकी वजह से कोई भी काम करने वाला बंदा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को क्विट करके चला जाता है, अपनी जॉब से रिज़ाइन करके चला जाता है, ये बहुत एब्सेंट होना शुरू कर देता है। तो इसमें जब हेनरी फ्यूल ने अपने पर्सनल बेसिस पर इन फैक्टर्स को फाइंड आउट करा, तो इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर उन्होंने इस प्रिंसिपल के अंदर कंसीडर करा है वो है जॉब इनसिक्योरिटी का पॉइंट। किसका पॉइंट? जॉब इनसिक्योरिटी का। अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यूल या उनके रिसर्च वर्क के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या फाइंड आउट करा कि किसी भी एम्प्लॉय का एक ऑर्गेनाइजेशन से जॉब क्विट या रिज़ाइन करके जाने का मकसद क्या होता है, या उसके पीछे जो मकसद नहीं, उसके पीछे जो वजह होती है वो क्या होती है? जॉब इनसिक्योरिटी है। मतलब एक बंदा मान लीजिए 3-4 साल से काम कर रहा है लेकिन उसकी जॉब परमानेंट नहीं है, वो रेगुलर बेसिस पर अभी एम्प्लॉय नहीं हुआ है, उसको कन्फर्मेशन लेटर अभी तक नहीं मिला है, तो वो पर्सन हमेशा टेंस रहेगा अपने फ्यूचर के रिगार्डिंग। ओके, कि मतलब उसकी सिक्योरिटी नहीं है ना, जॉब उसकी सिक्योर नहीं है, उसकी जॉब कभी भी जा सकती है। हमेशा उसको ऐसा ही लगेगा कि मुझे कभी भी फायर्ड करा जा सकता है, मुझे कभी भी निकाला जा सकता है काम से। और जब इंसान बहुत ज़्यादा सोचने लगता है, बहुत ज़्यादा वी कैन से मेंटल प्रेशर आ जाता है, तो हमारी जो वी कैन से बॉडी है वो भी काम बहुत स्लो पोजीशन में या स्लो मैनर में करना स्टार्ट कर देती है। तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि जॉब इनसिक्योरिटी सबसे बड़ा रीज़न है, क्योंकि जहाँ बंदे की जॉब परमानेंट नहीं है तो वो हमेशा टेंस रहेगा अपने फ्यूचर के रिगार्डिंग और नए ऑप्शंस ट्राई करेगा कि कहीं नया ऑप्शन मिल जाए, और ये एक्सपेक्ट कर लेगा कि नई जगह मान लो उसको थोड़ा बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं मिलता। फॉर हम एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं सो यू कैन इजीली रिलेट। ओके, हम मान लेते हैं कि एक बंदा है, ये ए, जो एक कंपनी में काम कर रहा है, दैट इज PQR प्राइवेट लिमिटेड। ओके, अब इस कंपनी में इसको जनरली मंथली जो सैलरी मिल रही है दैट इज 35,000। ओके, मान लीजिए 35,000 मिल रही है, लेकिन अभी तक इसकी जॉब कंफर्म नहीं हुई है। ये पिछले 2 साल से काम कर रहा है, लास्ट 2 ईयर से काम कर रहा है, बहुत अच्छा भी है, उसको कंफर्मेशन लेटर अभी तक नहीं मिला है। तो ये थोड़ा टेंस है कि भाई 2 साल हो गए, अभी तक मुझे कंफर्मेशन लेटर नहीं मिला। सैलरी हालांकि इसकी बहुत कम नहीं है, सही है, लेकिन अब इसकी जॉब इनसिक्योर है, तो थोड़ा ये परेशान होना शुरू हो रहा है जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है। तो इससे जनरली क्या करा, बाकी और ऑर्गेनाइजेशन में भी ट्राई कर रहा है कि कहीं और जहाँ मेरे जनरली क्या है बहुत जल्दी क्या हो जाए, मेरी जॉब परमानेंट के चांसेस हों, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन में 2 साल तो हो गए, तो एक्सपीरियंस भी गेन हो चुका है और ऑलरेडी मेरे अंदर काम के स्किल्स एंड सो ऑन। तो इस कंपनी ने और जगह ट्राई करा और एक XYZ कंपनी ने इसको कॉल करा। ठीक है, जो इंटरव्यू जहाँ इस कंपनी में दिया था, तो डिफरेंट कंपनीज में से XYZ कंपनी ने इसको जनरली क्या करा, कॉल करा इसके अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग। ओके, और यहाँ ये कंपनी इसको क्या कर रही है, इसको 37,000 ऑफर कर रही है, तो सिर्फ 2,000 रुपये ज़्यादा हैं। लेकिन ये बंदा फिर क्या करेगा, इस PQR को छोड़कर XYZ के पास चला जाएगा। क्यों? सिर्फ इन 2,000 के लिए नहीं, इस उम्मीद के साथ, इस होप के साथ, इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि हो सकता है इस कंपनी के अंदर कुछ टाइम के बाद इसकी जॉब परमानेंट हो जाए, इसकी जॉब सिक्योर हो जाए। क्योंकि हमेशा जब हम एक चीज़ को छोड़कर किसी दूसरी चीज़ को वी कैन से ऑप्ट करते हैं तो हम एक अच्छे की उम्मीद करते हैं, एक पॉजिटिव होप के साथ जनरली हम शिफ्ट करते हैं। तो यही वी कैन से एम्प्लॉयज़ के साथ भी होता है, बिकॉज दे टू आर ह्यूमन बींग्स लाइक अस, और भी तो ह्यूमन बींग्स हैं, तो सेम इमोशंस और सेम फीलिंग्स रहती हैं, सेम थिंकिंग या मेंटालिटी रहती है चीज़ों के रिगार्डिंग। तो एक्चुअल में क्या है, ये क्या कर देगा, शिफ्ट कर जाएगा। तो इसीलिए ये बताया कि जॉब इनसिक्योरिटी बहुत बड़ी वजह है। तो अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ के टर्नओवर को स्टेबल करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम चाहते हैं कि ये बंदा हमारी कंपनी से मतलब PQR से XYZ में ना जाए, तो हमें इनकी जॉब इनसिक्योरिटी को कन्वर्ट करना पड़ेगा जॉब सिक्योरिटी में, जहां इनको ये डर है कि इनकी जॉब परमानेंट नहीं, कभी भी जा सकती है। तो इनका इस डर को, इस वहम को दूर करो, और इस डर की दवा क्या है कि आप उनकी जॉब सिक्योर कर दो। आप इनको ये संतुष्टि दे दो कि हाँ भाई तुम्हारी जॉब परमानेंट हो गई, ये लो कंफर्मेशन लेटर, आगे से आपको कुछ नहीं देना, आप पैसे नहीं बढ़ा रहे, 35,000 अभी भी मिल रहे हैं, लेकिन जॉब परमानेंट हो गई, जॉब कंफर्म हो गई, तो बंदा सुकून में आ गया कि हाँ मेरा फ्यूचर सिक्योर है, अब मेरी जनरली जॉब क्या है,
परमानेंट हो चुकी है। तो एक्चुअल में ये एक चीज़ सिर्फ क्या कर रही है, हाईली मोटिवेट कर रही है और टेंशन फ्री कर देती है आपके एम्प्लॉय को। तो इसने बताया कि जॉब इनसिक्योरिटी सबसे बड़ा रीज़न है एम्प्लॉय टर्नओवर के इंक्रीज होने का। अगर हम उसको स्टेबल करना चाहते हैं तो हमें उस जॉब इनसिक्योरिटी को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जॉब सिक्योरिटी में। लेकिन जो हम जॉब सिक्योरिटी कन्वर्जन कर रहे हैं, जॉब इनसिक्योरिटी को जॉब सिक्योरिटी में जो कन्वर्ट कर रहे हैं वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होंगी तो क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय से बहुत सारी चीज़ें फॉर ग्रांटेड लेना और बहुत लीनियंट होकर काम करना शुरू कर देगा। मतलब अब तो मेरी जॉब परमानेंट है, अब तो मेरी जॉब कंफर्म हो चुकी है, मैं काम करूँ या ना करूँ, कैसे भी करूँ, देर से हूँ कैसे भी आऊँ, तो निकाल नहीं जा सकता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे हम गवर्नमेंट सेक्टर में देखते हैं तो क्या होता है कि भाई जॉब परमानेंट होती है तो कुछ नहीं, काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, बैठे हुए सिर्फ चले गए, बस वीकेंड से अटेंडेंस लगा दी या अपना जनरली साइन कर दिए और सिर्फ क्या है बैठ कर आ गए 6-7 घंटे, बस हो गया काम उनका। तो एक्चुअल में क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन होना ज़रूरी है। बिकॉज जब परमानेंट से आ जाती है तो एम्प्लॉय थोड़ा क्या हो जाता है, केयर फ्री हो जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट, द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, ओके। इनिशिएटिव का मतलब क्या है? इनिशिएट का मतलब किसी चीज़ की शुरुआत से है, किसी चीज़ की बिगिनिंग से है। अगर हम इनिशिएटिव की बात करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर हेनरी फ्यूल ने एक कॉन्सेप्ट बताया जिसमें उन्होंने कहा कि जो भी सो स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। अब इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है? सो इनिशिएट का मतलब है किसी चीज़ की शुरुआत से, किसी चीज़ की बिगनिंग से, जैसे इनिशियल पॉइंट, ओके, स्टार्टिंग पॉइंट। तो इनिशिएटिव में भी हेनरी फ्यूल ने कुछ एक नयापन या एक कुछ नए कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करा, एक पहल करी, जहाँ पर उन्होंने इस पॉइंट को रेस करा कि जहाँ ऑर्गेनाइजेशन में जो मिडिल एंड लोअर लेवल हैं उनको कोई न्यू आइडियाज़ एक्सप्रेस करने की अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती थी। ओके, कोई भी ओपिनियंस, कोई भी सजेशन मिडिल एंड लोअर लेवल से कंसीडर नहीं करी जाती थी। तो वो जो प्रथा चल रही थी, वो जो ट्रेडिशन चल रहा था, उसको चेंज करने का कॉन्सेप्ट ले डाउन करा और एक नए कॉन्सेप्ट की शुरुआत करी कि जब हम ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ टॉप ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मिडिल भी काम कर रहे हैं और अपने लिहाज से वो काम कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं और उनके कंट्रीब्यूशन से भी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करती है। लोअर का अपना एक अलग रोल है जो एक्चुअल में क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में भी हेल्प करता है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, उन लोगों के आइडियाज़ को भी थोड़ा वीकेंड से पैम्पर करना है। मतलब एक्चुअल में क्या है, जो भी आइडियाज़ और सजेशंस हैं वो हमें मिडिल एंड लोअर लेवल वालों के भी कंसिडर करने हैं और उन्हें जनरली क्या करना है, वेलकम करना है कि वो अपने सजेशंस किसी भी काम के रिगार्डिंग क्या कर सके, रिप्रेजेंट कर सके। और ऐसा तो नहीं है कि जो भी आइडियाज़ या सजेशंस हमें लोअर और मिडिल लेवल वाले दे रहे हैं, मतलब हमें किससे मतलब है, टॉप लेवल को, तो उनके ऊपर ये एक कंपलसरी फॉर्म हो गई कि उन्हीं सुझाव को, उन्हीं जनरली क्या है जो वीकेंड से आइडियाज़ रिप्रेजेंट करें, इम्प्लीमेंट करना कंपलसरी हो जाएगा। नहीं, अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, वो बेनिफिशियल हैं, वो एक्चुअल में क्या इफेक्टिव एंड एफिशिएंट टेक्निक्स बता रहे हैं, आइडियाज़ बता रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, तो आप उनको इम्प्लीमेंट करो। जनरली क्या है, टॉप का यहाँ पर जो बर्डन है, जो कॉन्सेप्चुअल बर्डन है, जो सोचने वाला जो काम है, इंटेलेक्ट जो वीकेंड से वर्क होता है, जिसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं मेहनत चाहिए होती है, मतलब मेंटल वर्क होता है, तो कहीं ना कहीं उसको रिड्यूस करने में या जनरली उसको डिक्रीज करने में काफ़ी हेल्प करता है ये प्रिंसिपल, जहाँ मिडिल एंड लोअर लेवल वाले भी आपको आइडियाज़ देंगे काम करने के रिगार्डिंग। तो क्या है, माइंड इंटीग्रेट हो रहा है, माइंड का इंटीग्रेशन हो रहा है और जहाँ बहुत सारे दिमाग एक साथ मिलते हैं तो बेटर आइडियाज जनरली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम ड्राइव कर सकते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट था हेनरी फ्यूल का, जहाँ उन्होंने क्या कहा कि इसमें हमें क्या करना चाहिए, आर्ग्यू करा कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब जो हर एक लेवल जैसे मिडिल एंड लोअर पे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, उनको हम अलाउ करें कि वो न्यू आइडियाज़ हमें क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा और एक पार्टिसिपेशन या इन्वॉल्वमेंट रेशियो या इन्वॉल्वमेंट का जो एक्सटेंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। और अगर इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इन्वॉल्वमेंट, अगर मान लीजिए जो आइडिया मिडिल एंड लोअर ने रिप्रेजेंट करे वो काफ़ी ज़्यादा वीकेंड से इफेक्टिव एंड एफिशिएंट हैं और इससे फ़ायदेमंद होगी सारी चीज़ें, अगर उस लिहाज से काम करा गया, तो जो आइडियाज़ उन लोगों ने बताए हैं अगर उसको फॉलो भी करा जा रहा है तो उनका इंटरेस्ट उस काम को करने में, मतलब जो पॉलिसीज़ उसके रिगार्डिंग बनाई जाने, तो मिडिल का इंटरेस्ट उन सारी पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट करने में, लोअर का उन सारी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के रिगार्डिंग और दुगना हो जाएगा, इन्वॉल्वमेंट उनका बहुत एक्टिव हो जाएगा। ओके,
और एक स्ट्रेंथ जनरली मिलेगी, मतलब बहुत पॉजिटिव वी कैन से वाइब्स उनको मिलेंगी, एक स्ट्रेंथ जनरली मिलेगी। और सब क्योंकि सब मिलकर और बहुत खुशी खुशी काम कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी की बात को तरजीह दी जा रही है, अहमियत दी जा रही है। अगर वो चीज़ सूटेबल है, बेनिफिशियल है टू दी ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, तो हम उसको क्या करें, इंट्रोड्यूस भी करें, और नहीं भी तो अलाउ करें, ठीक है, एम्प्लॉयज़ को। हालांकि अगर उनके ऑप्शंस हैं, उनके जो ओपिनियंस हैं, जो सजेशंस हैं वो अच्छे नहीं हैं, तो कोई बात नहीं, टॉप लेवल के पास तो सोल वी कैन से, या हम कह सकते हैं मेजर पावर है कि वो डिसाइड कर सकती है किन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना है और नहीं करना। तो लेकिन अगर आप अलाउ करने का एक राइट दे रहे हो, तो सोचने समझने की जो कैपेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज जरूर होगी जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं। दैट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। ओके, इसके अलावा स्टूडेंट द लास्ट प्रिंसिपल इज एस्पिरिट डी कॉर्प्स। एस्पिरिट डी कॉर्प्स, जैसे हमने हेनरी फ्यूल की जब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में पढ़ा था, तो हमने वहाँ ये समझा था कि हेनरी फ्यूल कहाँ से बिलोंग करते थे, फ्रांस से बिलोंग करते थे। और ये जो हमारा लास्ट प्रिंसिपल है ये फ्रेंच टर्म का ही है, ये जो प्रिंसिपल है ये फ्रेंच टर्म है, फ्रेंच लैंग्वेज में है। इट इज एस्पिरिट डी कॉर्प्स, जिसका मतलब है, फ्रेंच टर्म है ये, विच मीन्स यूनिटी इज स्ट्रेंथ, जिसका मतलब क्या है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, जो किसकी तरफ, किसके बारे में बताती है, इक्वालिटी मतलब सॉरी यूनिटी के बारे में बताती है, टीम स्पिरिट के बारे में बताती है। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या कहा हेनरी फ्यूल ने कि सारे एम्प्लॉयज़ को एक यूनिफाइड मैनर में एकजुट होकर काम करने की ज़रूरत है, और एकजुट होकर काम करा जाएगा तभी सबका काम अच्छे से बन पाएगा। मतलब सब लोग जब एकजुट होकर काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का अपना काम बन जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकती है, सोसाइटी का अपना बेनिफिट हो सकता है, और एम्प्लॉयज़ के अपने ऑब्जेक्टिव इजीली सेटिस्फाइड हो सकते हैं। ओके, और एक्चुअल में सारे लोग एक यूनिफाइड मैनर में, एक टीम स्पिरिट की एटीट्यूड के साथ, फीलिंग के साथ काम करें, इस चीज़ की जिम्मेदारी मैनेजर्स के ऊपर होती है कि वो अपने टीममेट्स में, अपने सबॉर्डिनेट्स में जो सेंस ऑफ यूनिटी है वो इंडल्ज करें, ये इंश्योर करें कि उनके जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनके अंदर टीम स्पिरिट क्वालिटी का होना ज़रूरी हो, कोऑपरेशन एटीट्यूड होना चाहिए, जहाँ एक दूसरे की बात को सोच समझकर या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करने का जो एक कॉन्सेप्ट है वो उनके अंदर इंडल्ज करा जाए, जिससे हम क्या कर सकें, सारी चीज़ों को एक बहुत ही पीसफुल मैनर में, एक यूनिफाइड मैनर में अगर परफॉर्म करें तो हम एक्चुअल में क्या अपने टारगेट से भटकेंगे नहीं, डाइवर्ट नहीं होंगे, हम इजीली अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेंगे। ओके, तो एक्चुअल में क्या, क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिविजुअली कोई काम नहीं हो सकता, मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ कांट बी परफॉर्म्ड इन एन आइसोलेशन फॉर्म, तो इसके लिए क्या है, हमें ग्रुप पार्टिसिपेशन की रिक्वायरमेंट है। और अगर ग्रुप में जनरली क्या नहीं होगा, यूनिटी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स होंगे, बहुत ज़्यादा से इनइक्वालिटी होगी, तो क्या हो जाएगा, किसी एक चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाएगा, कैओस एंड कंफ्यूजन होगा, मिसमैनेजमेंट होगा, जनरली क्या है, डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा ऑर्गेनाइजेशन में, जिसकी वजह से हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ अगर हम यूनिफाइड मैनर में काम कर रहे हैं, अगर हमारे एम्प्लॉयज़ के बीच सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का सेंस है, टीम स्पिरिट की क्वालिटीज़ हैं, तो क्या कर सकते हैं, हम अपने इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव मतलब सारे ऑब्जेक्टिव को एज अ होल अचीव कर सकते हैं, अगर यूनिटी है, अगर एकजुट होकर एक साथ मिलकर काम करा जा रहा है। क्योंकि हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं, जैसे आप मोरल साइंस के अंदर 7th 8th में पढ़ा होगा आपने, दैट यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, एकता में ताकत होती है, ऐसी स्टोरीज आपने पढ़ी होंगी। तो एक्चुअल में क्या है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये रियलिस्टिक फेस का पार्ट नहीं है, ये रियलिस्टिक फेस का भी पार्ट है कि अगर हमारे बीच मतलब काम करने वाले लोगों के बीच यूनिटी है तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक लेवल तक या स्टेटस तक पहुंचा सकते हैं। एंड यही मैसेज दिया था हेनरी फ्यूल ने। तो यहाँ स्टूडेंट हमारे जो 14 प्रिंसिपल्स हैं इस चैप्टर के रिगार्डिंग वो हो चुके हैं कंप्लीट। आई होप कि आपको सारे प्रिंसिपल क्लियर हो। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक शॉर्ट फॉर्म बताई थी, दैट इज आई यूजेस डैड कोर्स। ओके, आई यूजेस डैड कोर्स। हालांकि हमने एक सिस्टमैटिक मैनर में प्रिंसिपल को डिस्कस करा। अगर इस शॉर्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग देखें तो आई का मतलब प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, यू का मतलब कोई भी लिख सकते हैं यूनिटी ऑफ कमांड, एस का मतलब स्केलर चेन, ई का मतलब प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, अनदर एस स्टैंड्स फॉर सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑफ जनरल इंटरेस्ट, डी का मतलब डिवीजन ऑफ वर्क, ए का मतलब अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अनदर डी डिसिप्लिन, ये सी जो है इसका मतलब सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ओ का मतलब प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, यू का मतलब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, आर का मतलब रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, एस का मतलब जो हमारा जनरली लास्ट बचा दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल, एंड अनदर लास्ट ई
another E that is the last that is SPD corps. तो ये थी शॉर्ट फॉर्म और उसके रिगार्डिंग 14 के 14 प्रिंसिपल हम कर चुके हैं डिस्कस। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपका डाउट है तो आप हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं स्टूडेंट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम FW टेलर और साइंटिफिक मैनेजमेंट के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग स्टूडेंट, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियो।